SIR है, इसका इतिहास क्या रहा है? भारत का निर्वाचन आयोग विशेष पुनरीक्षण भी कर सकता है, स्पेशल रिवीजन भी कर सकता है। तो अब ये जो स्पेशल रिवीजन है ये बहुत व्यापक होता है। SIR नीड है, जरूरत है भारत जैसे देश में जहाँ की जिसकी सीमाएं बहुत सुरक्षित नहीं है। SIR की पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? जी 3 महीने में 12 स्टेट और यूटी, और ये कवर कर रहा है 51 करोड़ वोटर्स। तो 51 करोड़ इन्यूमरेशन फॉर्म्स फिल किए जाएंगे। कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसकी शुचिता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसकी मतदाता सूची या इलेक्टोरल रोल जो है वो कितना प्योर है। बहुत सारे फर्जी वोटर हैं, बोगस वोटर हैं। एक लोगों के पास बहुत सारे वोटर आईडी कार्ड हैं, डुप्लीकेट। तो इसके कारण पूरा इलेक्टोरल सिस्टम एक इम्बैलेंस की ओर बढ़ जाता है। सर, जो हमारे दर्शक हैं मोस्टली सर यूपीएससी के छात्र हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक्स उनके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? ये तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। कुछ केस स्टडी भी बन सकते हैं इसको लेकर GS पेपर 4 में, और अभी जिन बच्चों का इंटरव्यू है उसमें भी जो ये मुद्दा है उससे संबंधित अलग अलग तरीके के। नमस्कार दोस्तों, संवाद के इस एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR। हिंदी में इसे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण भी बोला जाता है। ये टॉपिक अगर हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है, और इसीलिए इस पर एक विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे नेक्स्ट आईएएस के फैकल्टीज मंजेश सर और राघव सर हैं। मंजेश सर, मेरा प्रश्न पहला आपसे है सर, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये होता क्या है? ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये मतदाता सूची को, ऐसा नाम से ही है कि पुनरीक्षण करना है। पुनरीक्षण करने का मतलब है कि लोकतंत्र में मतदाता, हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, तो 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। तो हर साल नए नए वोटर्स बनते हैं, और ऐसा भी होता है कि अनेक कारणों से कई लोग वोटर नहीं रह पाते। किसी की मृत्यु हो गई, किसी की सिटीजनशिप नहीं रही, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं रहे। तो इसीलिए समय समय पर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल, जिसको हम मतदाता सूची कहते हैं, उसको रिवाइज करता है, और इसी को हम मतदाता पुनरीक्षण कहते हैं। हालांकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पर अभी आगे बहुत विस्तार से प्रक्रिया की जब बात होगी कि ये बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें डोर टू डोर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन आदि बहुत ज़्यादा है, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसका संवैधानिक एवं कानूनी आधार क्या होता है? हाँ, SIR का इनडायरेक्ट रेफरेंस आर्टिकल 326 में मिलता है। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करता है कि 18 ईयर से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं, धर्म, जाति, क्षेत्र, इसके भेदभाव के बिना मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज किया जाएगा। अब चूंकि एज ए सिटीजन मेरा ये राइट है कि 18 ईयर से ऊपर की एज है और अदरवाइज मैं एलिजिबल नहीं हूं, तो मेरा नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। तो इसलिए आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को ये पावर भी दी गई है, ये ड्यूटी भी दी गई है कि वो मतदाता सूची का सुपरिंटेंडेंस करेगा, कंट्रोल करेगा, समय समय पर मतदाता सूची में रिवीजन करेगा, पुनरीक्षण करेगा, नए नाम जोड़ेगा, पुराने नाम हटाएगा। तो एक तो यहाँ से इसका संवैधानिक आधार मिलता है, और इसका डिटेल में जो प्रोसेस या डिटेल में उल्लेख मिलता है वो RPA, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, और उसके सेक्शन 21 में बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया गया है, जिसमें 2-3 बातें हैं RPA के सेक्शन 21 में। उसमें पहली बात ये कही गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, ये हर आम चुनाव का मतलब लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव से पहले मतदाता सूची का रिवीजन करेगा, एवरी जनरल इलेक्शन से पहले। दूसरी बात कहता है कि बाई इलेक्शन से पहले भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदाता सूची का रिवीजन किया जाएगा। और उसके साथ एक तीसरी बात भी कही गई कि ये तो कंपलसरी है, इसके अलावा किसी भी साल वो रिवीजन की बात कर सकता है। बट अब ये जो रिवीजन्स की बात है, इसको समरी रिवीजन कहते हैं। ये एक रेगुलर रूटीन वर्क है जो हर इलेक्शन से पहले होता है, जिसमें डोर टू डोर वेरिफिकेशन और जो अभी सर में हो रहा है वो नहीं होता है। इसके बाद सेक्शन 21 जो RPA का है और उसका क्लोज 3 है, वो कहता है कि ये रेगुलर रूटीन प्रोसेस के अलावा भारत का निर्वाचन आयोग विशेष पुनरीक्षण भी कर सकता है, स्पेशल रिवीजन भी कर सकता है। तो अब ये जो स्पेशल रिवीजन है ये बहुत व्यापक होता है, और इसकी प्रोसीजर बहुत व्यापक है, तो अभी रूटीन नहीं हो रहा है।
अभी ये विशेष रिवीजन हो रहा है, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस यहीं पर मिलता है। जी सर, इसीलिए इसका नाम भी जी, स्पेशल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। रिवीजन है। हाँ। अब जब से हमारी जो आज़ादी मिली है, तब से हम अपने जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको हम अपने प्रैक्टिस में लाए हुए हैं। तो बहुत बार ये एक्सरसाइज की गई होगी। जी तो इसका जो SIR है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में आप अगर कुछ प्रकाश डालना चाहें। जी। अब भारत के संविधान के लागू होने के बाद की अगर बात की जाए तो तब से 1950 के दशक से वर्तमान समय तक, जो वर्तमान 2025-26 का SIR है, इससे पहले तक अभी तक कम से कम 8 बार जो है SIR की एक्सरसाइज की जा चुकी है। 1950 के दशक में, 1952 से 56 के बीच में, 57 में, 1961 में, 65-66 में, 1980 के दशक में, 83-84 में, 87 से 89 में, 1992 में, 1993 में, 1995 में, और अंतिम जो हमें मिलता है आज से लगभग 2 दशक पहले 2002 से 2005 के बीच में SIR, जो अंतिम SIR हुआ था, ये हुआ था। इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं उसको भी हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे 1993 का ईयर है, एक बहुत महत्वपूर्ण साल हो जाता है, क्योंकि उस साल EPIC जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, उसका इंट्रोडक्शन हुआ, जिसने एक बड़ा रिफॉर्म माना जाता है भारतीय चुनावी प्रक्रिया के संदर्भ में। उसके बाद भी इस प्रक्रिया को 2002 और 4 में फिर से किया गया था, और अभी जो वर्तमान 2024-25-26 की जो ये SIR है, ये इस क्रम में हम कह सकते हैं कि ये 9वीं प्रक्रिया है, 9वीं बार ये किया जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है जो अभी हम कर रहे हैं, ये पहले की प्रक्रियाओं से कैसे भिन्न है? सर, ये प्रक्रिया जो है, जो वर्तमान SIR है, ये काफ़ी व्यापक स्तर पर, जैसा कि सर ने बताया कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये जो नॉर्मल रेगुलर प्रोसेस होता है, जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण टाइम टू टाइम जो इलेक्शन कमीशन है, जो निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा किया जाता रहता है। इस बार का जो SIR है, एक तो ये SIR की प्रक्रिया है जो स्पेशल है, काफ़ी विशेष है, और इंटेंसिव, गहन, इसमें 2 शब्द हैं, एक तो विशेष है और एक इंटेंसिव है। तो इस SIR की पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? जी, SIR की प्रक्रिया में कई चरणों में बांटा गया है SIR की प्रक्रिया को। इसका सबसे पहला चरण होता है जिसमें कि आपको BLO, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, पूरे जो किसी भी कंस्टिट्यूएंसी को, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को BLO में पोलिंग स्टेशंस के रूप में बांटा जाता है। उस पर निर्वाचन आयोग द्वारा BLOs की नियुक्ति की जाती है, बूथ लेवल ऑफिसर्स। इन प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पे आमतौर पे 1000 से 1200 मतदाता पंजीकृत होते हैं। उन मतदाता, जो भी पंजीकृत मतदाता हैं, उनके विवरण को काफ़ी विस्तार से इसमें जांचा जाएगा। इसके तहत जो पहला स्टेज होगा SIR की प्रक्रिया में, इसमें एक इन्यूमरेशन फॉर्म, या आप कह सकते हैं इसको गणना फॉर्म या गणना प्रपत्र, वह जो है BLOs द्वारा प्रत्येक घर, डोर टू डोर, जैसा कि सर ने बताया था कि डोर टू डोर इसमें जांच की जाती है। प्रत्येक घर में जो भी उस क्षेत्र के मतदाता हैं, उनके घर पे जाकर वह जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो सबमिट किया जाता है। उसमें कुछ जानकारियां पहले से प्रिंटेड रहती है, जो कि पहले उनके EPIC ID नंबर है वो दिया रहता है। साथ ही साथ उनका नाम, फोटो, और जो जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें उसमें वर्णित रहती हैं। इसके साथ उसमें कुछ नए डाटाज इस बार का जो SIR है उसमें फिल करने हैं, जिसमें एक आधार नंबर है। ये हालांकि वैकल्पिक है, मैंडेटरी नहीं है। फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन नंबर अपना अपडेट कर सकते हो। जो मूल इसको अलग करता है अन्य प्रक्रियाओं से, जो इस बार की SIR की प्रक्रिया है, वो पिछला जो SIR हुआ है, यानी कि जो आखिरी SIR हुआ था 2002 से 2004-5 के बीच में अलग अलग राज्यों में, उसमें से आपको अपना एक कनेक्शन, एक लिंक बिल्डअप करना पड़ेगा कि आप अगर मतदाता हैं, वैध मतदाता हैं, तो आपका विवरण उस मतदाता, जो पिछला SIR हुआ था 2002 से 5 के बीच में, उसमें आपका नाम है नहीं है। और यही एक मुद्दा जो है, जो सबसे विवाद का भी मुद्दा है, इसको लेके बनता है। इसके बाद जो अगला स्टेज होता है, पहले स्टेज में ये BLOs फॉर्म सबमिट करते हैं, जिस फॉर्म को फिल करके वापस BLOs को देना है, प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक व्यक्ति को। फिर अगले स्टेज में एक ड्राफ्ट, जो भी मतदाता सूची का एक ड्राफ्ट है या मसौदा, वो तैयार किया जाता है, और EROs, एक जो विधानसभा क्षेत्र कंस्टिट्यूएंसी है, उस पर एक ERO
की नियुक्ति होती है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, जो निर्वाचक पंजीकृत अधिकारी कह सकते हैं आप उसे, जो एसडीएम लेवल के अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा इस ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। फिर इस ड्राफ्ट के अगला तीसरा चरण जो है, इस ड्राफ्ट को लेकर अगर आपको कोई आपत्ति है, किसी का दावा, किसी का नाम छूट गया या किसी के जो डाटा है उसमें कुछ एरर है, लिंग में, आयु में, नाम में, किसी भी तरह का एरर है, तो आप उसको लेके क्लेम कर सकते हैं। फिर इसके अगले स्टेज पे वेरिफिकेशन का स्टेज होगा, और फिर पांचवा और अंतिम चरण जो होगा, फाइनल जो मतदाता सूची है वो प्रकाशित किया जाएगा। सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये काफ़ी जो प्रक्रिया है काफ़ी व्यापक तरीके से की जाती है, तो सर अगर हम इसके बारे में सोचें तो इसकी एसआईआर की हमें ज़रूरत ही क्यों है, जबकि हम नॉर्मल रिवीजन कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? एक्चुअली नॉर्मल रिवीजन तो टाइम टू टाइम होता ही है, लेकिन नॉर्मल रिवीजन एक्चुअली उसको लिए जो वर्ड यूज किया जाता है लॉ में, समरी रिवीजन। और समरी रिवीजन का प्रोसेस उतना गहन और व्यापक नहीं है। पहली बात तो उसमें डोर टू डोर वेरिफिकेशन नहीं होता है, बीएलओ वहाँ पर जाते नहीं है। उसमें बहुत शॉर्ट लेवल पर होता है कि अगर कोई छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसी है तो उसको दूर कर लिया जाता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम तो इंडिया में ये होता ही रहा है। अभी हाल फिलहाल अगर हम इसकी नीड की बात करें तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत सारे लोगों ने ये आरोप लगाना शुरू किया कि इंडिया में, जिसे हम एक वर्ड यूज किया कि घोस्ट वोटर्स हैं। घोस्ट वोटर्स का मतलब कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो वोट डालते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे फर्जी वोटर हैं, बोगस वोटर हैं। एक एक लोगों के पास बहुत सारे वोटर आईडी कार्ड हैं, डुप्लीकेट। तो इसके कारण पूरा इलेक्टोरल सिस्टम एक इम्बैलेंस की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि वन पर्सन वन वोट ये डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है। और बहुत सारे ऐसे वोटर आ जाते हैं, और भारत में खास करके उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पर कि बहुत नेक टू नेक फाइट है। और आपने अभी बिहार चुनाव में देखा कि 100 और 1000 वोट से भी जहां हार और जीत होती है, तो वहां पर कई बार ये घोस्ट वोटर बड़े डिसाइसिव हो जाते हैं। और अगर हम अपने लॉ को देखें तो हमारा जो आरपीए 1950 है, उसका सेक्शन 19 साफ साफ कहता है कि सिटीजन को ही वोटिंग राइट। सेक्शन 16 साफ साफ कहता है कि केवल सिटीजन को ही वोटिंग राइट है। तो ये भी आरोप लगाया जाता है कि बहुत सारे जो रिफ्यूजीज हैं, जो बांग्लादेश या अन्य देशों से आ गए, वो भी वोटर बन चुके हैं। तो इसीलिए इस बार चुनाव आयोग ने कहा कि एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके, और इसका जो मेजर पर्पस है वो पर्पस ये है कि जो भी एलिजिबल वोटर है उसका नाम जरूर ऐड हो, किसी कारण से यदि नहीं है तो, और जो इनएलिजिबल्स हैं उनको जरूर एक्सक्लूड किया जाए। तो इसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, मेरा नाम भी हटा दिया गया सर, मुझे फॉर्म भरना है। तो उसके बाद सर, जैसा कि मंजय सर ने बताया कि इसमें काफ़ी जो इसकी ज़रूरत है उसके बारे में डिटेल में बताया, लेकिन इसको लेकर काफ़ी चिंताएं भी हैं, न केवल नागरिक की बल्कि अपोजिशन पार्टी तो काफ़ी शोर मचा ही रहा है। हम वोट चोरी का मुद्दा भी सुनते रहे हैं, काफ़ी ज़ोर शोर से इसको उठाया जाता है। तो इसको लेकर ये सारी चिंताएं क्यों हैं, और क्या एग्जैक्टली चिंताएं हैं ये? जी सर, अगर चिंताओं की बात करें तो जो सबसे पहली और सबसे प्रमुख चिंता है वो एक लिंक स्थापित करने के लिए, जो पिछला एसआईआर था उससे लिंक स्थापित करने। तो जो भारत जैसे देश में, जहाँ पे कि एक आज भी एक बड़ी शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा है, एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, बड़ी आबादी है जिनके पास की जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रखने की, प्रॉपर तरीके से रखने की ना तो आदत रही है, ना उनके पास सुविधाएं हैं। तो ये एक बड़ी चिंता है, विशेष करके झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले असहाय जो दिव्यांगजन हैं उनको लेकर एक जो सबसे प्रमुख चिंता मेरे विचार में एसआईआर के संदर्भ में है, और जिसको उठाया जा रहा है बार बार। दूसरी एक चिंता और जो विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा टाइम टू टाइम इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कहा जा रहा है कि इसको लेकर जो समय सीमा तय की गई है, जो डेडलाइंस तय किए गए हैं, वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि इससे पहला जो एसआईआर हुआ था जो 2002-04 में, उसमें समय सीमा तुलनात्मक रूप से काफ़ी अधिक थी। इस बार समय सीमा काफ़ी कम दिया गया है। एक बड़ी संख्या में, अगर आप किसी भी एक स्टेट की बात कर लें, लेट्स से अब वेस्ट बंगाल को लेके काफ़ी वहाँ भी सरगर्मी है एसआईआर को लेके। अगर वेस्ट बंगाल को लेके बात कर लें तो वहाँ लगभग 7.66 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। तो इतने बड़े मतदाताओं के लिए जो प्राथमिक फेज़ है, जो इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने, उसको आम वोटर तक पहुंचाने और उसको फिल करके वापस सबमिट करने के लिए केवल 1 महीने का समय दिया गया है। तो ये एक टाइम फ्रेम जो है, ये भी एक बड़ी चिंता है।
इसके अतिरिक्त कई बार इसका एक तरह से मिसयूज भी किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, खास करके गरीब, सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, कुछ अल्पसंख्यक हैं, उनको भी डराने धमकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि वास्तविक संदर्भों में बार बार निर्वाचन आयोग कह रहा है कि इस तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आम पब्लिक में जो एक मैसेज जा रहा है कि उनके मतलब उनकी मतदाता या अधिकार या उनके नागरिकता को छीनने का एक सॉफ्ट हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, ये भी दुष्प्रचार के रूप में या प्रचार के रूप में आम लोगों तक पहुंच रहा है। ये भी चिंता है। बैकडोर है, सीए बोल रहे हैं जी इसको, जी जैसा। जी सर। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है जी जो जी हमेशा जी। होता रहा है। इन चिंताओं को एड्रेस करने के लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। जैसे कि अगर हम इसकी प्रक्रियाओं की बात करें, जो इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने के बाद ड्राफ्ट, जो भी मतदाता सूची का ड्राफ्ट या मसौदा जारी किया जाएगा, उसको प्रकाशित करने से पूर्व ही उन जितने भी अलग अलग राजनीतिक दलों के BLAs हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उनके साथ ये साझा करने के लिए कहा गया है, ताकि वो स्थानीय स्तर पे, क्योंकि जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको अच्छी पकड़ होती है लोगों के। अगर किसी वैध मतदाता का नाम कटा है तो उसके बारे में वो उनको सूचित कर सकते हैं और प्रक्रिया, जो क्लेम और वेरिफिकेशन वाली प्रक्रिया है, उसमें जा सकते हैं। फिर इसमें अपील की भी प्रक्रिया है 2 स्तर पर, जो ERO के विरुद्ध अपील किया जा सकता है। DEO, आमतौर पे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे, DM होंगे, उनके स्तर पर पहली अपील की जा सकती है। और प्रत्येक राज्य और यूनियन टेरिटरीज के लिए एक CEO, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का प्रावधान है, उनके स्तर पर भी आप दूसरी अपील भी कर सकते हैं। साथ ही अभी हाल में जो SIR 2.0 है, जो 12 राज्यों और UTs में हो रहा है, उनमें जो 8 बड़े राज्य हैं, उनके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एक SROs की भी नियुक्ति की गई है, स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स। इनके द्वारा जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, टाइम टू टाइम उनकी जो भी चिंताएं हैं उनको एड्रेस करने का ये प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो DEO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, CEO हैं, उनके साथ हर हफ्ता 2 बार उनको मीटिंग करना है, ताकि किसी भी तरह की जो एक तरह की चिंताएं हैं या किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो वो ना रहे। और कोई भी वैध मतदाता, बार बार निर्वाचन आयोग कह रहा है कि कोई भी वैध व्यक्ति या वैध मतदाता, उसका नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा और किसी भी अवैध मतदाता को निर्वाचन सूची में या मतदाता सूची में ऐड नहीं किया जाएगा। जी सर, इन्होंने बताया, चिंताओं के विषय में तो बताया, लेकिन चिंताओं से ज़्यादा बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इस इतने व्यापक स्तर पर SIR को लागू करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो सर, ये जो हैं चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं इलेक्शन कमीशन के सामने? हाँ, एक तो जैसा कि सर ने भी बताया कि आप जो टाइम फ्रेम इसके लिए फिक्स कर रहे हैं वो बहुत कम है, खास करके जो SIR 2 अभी नवंबर में जो शुरू होता है और फेब में जिसको ख़त्म किया जाना है, तो 3 महीने में 12 स्टेट और UT, और ये कवर कर रहा है 51 करोड़ वोटर्स। तो 51 करोड़ इन्यूमरेशन फॉर्म्स फिल किए जाएंगे। उतना लॉजिस्टिकल आपके पास है कि नहीं रिसोर्सेस, ये देखना पड़ेगा। और इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं, कई जगह BLO सुसाइड कर रहे हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो कोई चीज़ होनी चाहिए लेकिन ठीक तरीके से होनी चाहिए, तो इसको कैसे गवर्नमेंट करती है कोप, ये एक बड़ी बात है। दूसरी जो इसमें बड़ी चिंता कहें, चुनौती कहें, कि मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट की बात लोग कर रहे हैं, या मास एक्सक्लूजन होगा इसमें वोटर्स का। और इसी को लेकर ADR, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स NGO है, प्लस ये योगेंद्र यादव और जन स्वराज, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया, क्योंकि पहले भी इंटेंसिव रिवीजन भी होते रहे, रूटीन रिवीजन भी होते रहे, और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस इतना टफ नहीं था जितना इस बार है। जैसे इस बार की 2-3 चीज़ों की ओर मैं ध्यान आपको दिखाऊंगा कि एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, खास करके जो समाज का वीकर सेक्शन है, जो मजदूर है, किसान है, उसके लिए जो सबसे आसान और सबसे इजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ आइडेंटिटी है वो आधार है। तो बिहार में जब हुआ तो पहले तो आधार को आपने उसमें शामिल ही नहीं किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने आधार को रिकॉग्नाइज किया है, बट ओनली एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट एज ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। तो रेसिडेंस का प्रूफ देना अभी भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो कहां से लाएगा। दूसरी बात की पेरेंटेज लिंकेज की बात, जैसा सर ने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि पिछले SIR में आपका नाम अगर है, आप अगर पार्ट हैं तब तो ठीक है, अगर जो लोग पिछले SIR के पार्ट नहीं थे तो उनको पेरेंट का डेट ऑफ बर्थ और वो सब चीज लाना पड़ेगा। तो ये एक आम आदमी के लिए बहुत टफ हो रहा है।
तो एक तो यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक्सक्लूजन कम हो। अब थोड़ा सा इसमें आपको मैं लीगल इसका पर्सपेक्टिव बताना चाहूँगा कि हमारा जो आरपीए 1950 है, उसका सेक्शन 19 ये बताता है कि हु इज एलिजिबल टू बी इंडोर्ड एज ए वोटर, एज एन इलेक्टर, कौन एलिजिबल है। तो उसमें साफ साफ केवल दो बातें लिखी गई, अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड इज नॉट अदरवाइज इनएलिजिबल एंड हु इज ऑर्डिनरीली अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो जिसकी 18 ईयर से ज्यादा एज हो चुकी है और किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑर्डिनरीली, ये वर्ड है कि ऑर्डिनरीली सामान्यतः वहां पर निवास करता है। तो अब सामान्यतः निवास का मतलब है कि बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना चाहिए। कोर्ट्स के अगर हम इसमें रूलिंग्स को देखें तो कोर्ट में भी इस पर बहुत चर्चा हुई कि भाई ऑर्डिनरीली रेजिडेंस का मतलब क्या है। तो कोर्ट ने कहा है कि इसमें यहाँ हमें प्रिज्यूम्ड सिटीजनशिप के नोशन को लेकर चलना पड़ेगा। इसका मतलब हमें जनरली इन फेवर ऑफ द वोटर जाना पड़ेगा। लेकिन अभी का जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें इंक्लूजन की बजाय एक्सक्लूजन पे ज्यादा फोकस है। तो इससे जो एक माहौल बन रहा है वो डेमोक्रेसी के प्रति बड़ा डिससेटिस्फैक्शन का है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को इसकी ओर देखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो एक माइग्रेंट लेबर की चैलेंज बहुत बड़ी है, क्योंकि आप डोर टू डोर वेरिफिकेशन करते हैं। तो डोर टू डोर वेरिफिकेशन में लोग एक्सपेक्टेड हैं कि उस डेट में रहें अपने घर में या उनकी फैमिली का कोई मेंबर रहे। भारत में खास करके जो अपने ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, बिहार है, यूपी है, बंगाल है, झारखंड है, तो लाखों लोग बाहर माइग्रेंट लेबर हैं। तो उनको कैसे आप टैकल करोगे, ये बहुत बड़ी समस्या है उनके वोटर। और एक जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि थियोरेटिकली, कॉन्सेप्चुअली इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लॉ में भी है। लेकिन आज की तारीख में थोड़ा सा जो इंस्टीट्यूशन इसको कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसको लेकर भी बहुत डिस्ट्रस्ट है, मिसट्रस्ट का भाव है लोगों में, समाज में, राजनीतिक दलों में। और थोड़ा सा 2 मिनट अगर समय दें तो मैं इस पर बात करना चाहूँगा डिटेल में कि अभी जो पार्लियामेंट का हमारा सेशन चल रहा है उसमें भी इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उठाया गया कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन थोड़ा बहुत डिस्प्यूटेड तो हमेशा रहा है, बट आज के दौर में इसकी क्रेडिबिलिटी पे कुछ ज़्यादा खतरा है। और लीगली इसको अगर हम देखें कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कैसे होते हैं, तो आर्टिकल 324 का सेक्शन 1 क्लॉज 1 ये कहता है द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर्स, और वो अंडर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब कि पार्लियामेंट के लॉ के अधीन रहते हुए प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे। पार्लियामेंट ने 1993 तक कोई लॉ बनाया ही नहीं, तो इसका रिजल्ट ये था कि जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो कैबिनेट की एडवाइस पे प्रेसिडेंट करता था, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती थी। 1993 में इलेक्शन कमीशन को लेकर पहली बार इंडिया में एक लॉ बनता है, बट उस लॉ में भी बाकी चीजें तो बताई गई, या अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में वो लॉ साइलेंट था। तो 93 के बाद भी जो अपॉइंटमेंट होती थी इलेक्शन कमिश्नर्स की वो होती थी एग्जीक्यूटिव के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। 2015 में एक केस होता है अनूप बर्णवाल केस, अभी 2023 में उस पर निर्णय आया। उसमें इसी बात को उठाया गया कि ये पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया अपॉइंटमेंट का सिस्टम दे दिया। उसने कहा कि कॉलेजियम के एडवाइस पे प्रेसिडेंट करेंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो एक अच्छी संस्था बनी, इसकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। लेकिन चूंकि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि संसद के कानून के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति करेंगे, तो कोर्ट ने अपने रूलिंग में ये भी कहा कि ये तब तक प्रोसेस लागू रहेगा जब तक पार्लियामेंट लॉ ना बनाए। 2023 में ये लॉ आता है, ये रूलिंग आता है, और 2023 में ही पार्लियामेंट लॉ बना देती है, जिसमें अब वो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बताती है। अब वो प्रोसेस अभी बहुत बड़े विवाद का विषय है, पूरी क्रेडिबिलिटी खतरे में। उसमें बात ये कही गई है कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और चीफ जस्टिस को हटाकर अब उसकी जगह है कि यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर उसके एडवाइस पे करेंगे। जैसे अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता और जो संधू हैं, तो इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है उसमें नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी एज लीडर ऑफ अपोजिशन और मनोनीत मंत्री के रूप में अमित शाह थे। तो ये थोड़ी सी डिस्प्यूटेड है। 2023 के लॉ में एक और बात है कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको फुल इम्यूनिटी इवन फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग। वो किसके लिए इम्यूनिटी है? तो ऑफिशियल जो ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हैं। तो अब ये सारी चीजों को मिलाकर अपोजिशन का पूरा ये है कि ये पूरा
मामला ही थोड़ा सा पॉलिटिसाइज्ड है। तो डेमोक्रेसी ट्रस्ट पे चलती है, परसेप्शन पे चलती है, और इसके बारे में जरूर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि चीजें सही हैं लेकिन वो दिखनी भी चाहिए। तो एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती है कि ये ट्रस्ट कैसे लाया जाता है। और टाइमिंग की भी थोड़ी सी कुछ लोग कह रहे हैं चैलेंजेज कि ये ऐसे टाइम पे हो रहा है जबकि अब बिहार का इलेक्शन होने वाला था, उसके जस्ट पहले हुआ। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं, असम में, तमिलनाडु में, केरला में, तो एकाएक फिर आप वहाँ पर कर रहे हैं, तो ये सारे चैलेंजेस इसके साथ हैं। सर, जो ये डिसीजन दिया गया था, जैसे बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो बाई पार्टीसन होते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसा सिस्टम कोलिजियम बनेगा जहाँ पे रूलिंग पार्टी अपना हिसाब से चल नहीं सकती, तो फिर आपको नहीं लगता है कि ये फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगी? जैसे कि पिछले सिस्टम में जो था उसमें इफेक्टिवली सीजीआई का वीटो था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन लीडर है वो लोग अपोज में रहेंगे, तो इफेक्टिवली सीजीआई अपॉइंट कर रहा होगा। और बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड ही वहाँ पे गवर्नमेंट के 2 लोग होते हैं, एक अपोजिशन लीडर होता है, उनका डिसेंट ही इटसेल्फ एक तरह से रिमार्क्स होता है कि ये एग्री नहीं कर रहे थे, ये यूनानिमस डिसीजन नहीं था। तो सर इसके बारे में सर क्या करें? तो इससे हम जो इलेक्शन अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमीशन का, उसको तो हम बिल्कुल न्यूट्रलाइज तो कर ही नहीं सकते हैं कभी भी। इसमें चूंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आता है वो इसलिए आता है क्योंकि एक वैक्यूम था और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आ रहा है। तो सबसे अच्छी बात तो ये होगी, और कई कमिटीज ने, एम एन वेंकटचलैया कमेटी, कई लोगों ने अच्छी एडवाइस की, और जैसे ब्रिटेन या कई कंट्रीज में इसको फॉलो भी किया जाता है कि आप एक नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन कीजिए जिसमें कि गवर्नमेंट के लोग भी होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए, 1-2 मिनिस्टर्स भी होने चाहिए, अल्टीमेटली वो जनता के प्रतिनिधि हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होना चाहिए, जुडिशरी के भी 1-2 लोग होने चाहिए, सिविल सोसाइटी के भी कुछ लोग होने चाहिए। तो सबसे अच्छा सिस्टम तो वो होगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि भारत की परिस्थितियों को देखकर ये भी सही कि आप पूरी तरह अगर सरकार को चीजों को देते हैं तो एक बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है। तो सर ये जो एसआईआर हो रहा है, जो एक्सेस, इसका अगर हम समराइज करना चाहें कि इसका सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है, तो इसके बारे में सर क्या बोलना चाहेंगे? इसका महत्व बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है कि जो एलिजिबल है वोटर बनने के लिए उसका नाम जरूर शामिल होना चाहिए, और साथ साथ जो एलिजिबल नहीं है उसको पॉलिटिकल प्रोसेस से जरूर बाहर होना चाहिए। तो एक तो ये इसकी दिशा में करता ही है एसआईआर। दूसरा कि एक तो एक्यूरेसी आती है, जो हमारा वोटर लिस्ट है उसमें एक्यूरेसी आती है, और जो लोग एलिजिबल नहीं वो बाहर निकल जाते हैं। एक इसका बड़ा फायदा माना जा रहा है कि जो डेमोग्राफिक चेंजेज हो रहे हैं उसको भी आप इसके तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एड्रेस प्रूव करना होता है लोगों को। तो मास लेवल पर कैसे माइग्रेशन हो रहा है और लोगों की क्या स्थिति है, उन डेमोग्राफिक चैलेंजेस को भी हम इसके तरीके से समझ सकते हैं। तो ये इसकी ज़रूरत तो है ही। जी सर, और लोकतंत्र में हर वोट मायने रखता है, और खासकर अगर वो वोट आप गवर्नमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है तो वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक जैसा कि सर ने बताया सर एक ही लाइन में कि कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसकी शुचिता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसकी मतदाता सूची या इलेक्टोरल रोल जो है वो कितना प्योर है। प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रूल्स पे बहुत हद तक निर्भर करती है कि किसी भी एक सिंगल भी वैध जो भी व्यक्ति हैं, वैध नागरिक हैं, उनको मतदाता सूची से या उनके मतदान अधिकार से वंचित ना किया जाए, और कोई भी अवैध व्यक्ति, किसी भी एक अवैध व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल ना किया जाए। तो वही बात सर ने विस्तार से समझाया है। जी सर, तो अब सर इसको लेके सर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है सर? एक तो जो चैलेंजेज है उनको जरूर एड्रेस करने का हम लोग प्रयास करें। तो अभी जो एसआईआर हो रहा है, थोड़ा सा प्रोसीजरल चेंजेज हम इस रूप में कर सकते हैं कि जो एक्सक्लूजन पे ज़्यादा फोकस है, या जो आरोप लग रहा है कि एक्सक्लूजन पे ज़्यादा फोकस है, ऐसा ये फील हो कि इंक्लूजन पे ज़्यादा फोकस है एक्सक्लूजन की बजाय। और थोड़ा सा इसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जैसे पेरेंटेज लिनिएज है तो वो बहुत डिफिकल्ट है लोगों के लिए करना, तो थोड़ी सी छूट उसमें हमें जरूर देनी चाहिए, प्रोसीजरल लेवल पर भी हमें ठीक करना चाहिए। सर आपको कुछ ऐड करना हो उसमें? जी सर, एक चीज़ सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो पूरी प्रक्रिया है ये अल्टीमेटली सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं।
तो एक सत्ता पक्ष के लोगों से भी, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ओर से भी, जैसा कि सर ने शुरू में ही समझाया था कि प्रक्रिया सही हो सकती है, सैद्धांतिक रूप से सही हो सकती है, पर कई बार वो दिखने में उचित नहीं लगता है। दिखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को बाहर किया जा रहा है या कुछ विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। तो उस तरह की जितनी भी चिंताएं हैं उसको बहुत प्रमुखता से एड्रेस किया जाए, संवैधानिक संस्था द्वारा भी, सत्ता पक्ष द्वारा भी। और साथ ही साथ जो विपक्षी दल हैं उनको भी एक मैच्योर डेमोक्रेटिक बिहेवियर के रूप में प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे अलग, आपने सुना होगा सर इसके बारे में कि अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों में कुछ बेतुकी बातें कह रहे होते हैं इसको लेके, उससे बचना चाहिए। और एसआईआर नीड है, जरूरत है भारत जैसे देश में जहाँ की बहुत ही, जिसकी सीमाएं बहुत सुरक्षित नहीं है, पोरस बाउंड्रीज है और भी तरह तरह की समस्याएं हैं, तो वहाँ एसआईआर एक जरूरत है। लेकिन इसे, जैसा सर ने कहा कि इसको इंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए, ताकि जो आम नागरिक है, चाहे वो सामाजिक, उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पृष्ठभूमि कुछ भी है, उसे ये भरोसा हो कि ये जो संवैधानिक संस्था है और जो विभिन्न राजनीतिक दल है वो उनके समर्थन में है, उनके लोकतांत्रिक अधिकार या उनके मतदान अधिकार के समर्थन में है। तो इससे हम एक बेहतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया, एक मैच्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम की ओर आगे बढ़ पाएंगे जी। और एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि एक अवेयरनेस लाने का प्रोग्राम भी मास लेवल पे चलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं कि एसआईआर क्या है और वो डरे हुए हैं। ये बहुत खराब चीज है, जबकि ये अच्छी चीज है लोकतंत्र में। तो उन तक हमें पहुंचना चाहिए तमाम मास मीडिया के से, और एक पॉलिटिकल कंसेंसस, और अगर कंसेंसस ना हो पाए तो कम से कम एक यूनिटी पैदा करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए और थोड़ा सा इस पर डिबेट और डिस्कशंस होना चाहिए। जी सर, मेरा अंतिम प्रश्न सर आप दोनों लोग से ही है। सर, जो हमारे दर्शक हैं मोस्टली सर यूपीएससी के छात्र हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक्स उनके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? तो इसके बारे में सर, मंजी सर, पहले आप सर कुछ ऐड करना चाहिए। ये तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। तो प्रीलिम्स के लिए देखिए, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकते हैं। सर ने जो उसकी हिस्ट्री बताई, तो उससे बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं। एपिक कब आया, या जैसे असम एक ऐसा स्टेट है जिसको अभी एसआईआर के तहत कवर नहीं किया जा रहा है, जहां एनआरसी चल रहा है, या इसके रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 324, 326 या फिर सेक्शन 21, 19, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, खास करके इसका जो इवैल्यूएशन का पार्ट है, और इंटरव्यू में भी इस पर चर्चाएं होंगी। तो हर एस्पेक्ट को देखना चाहिए। जी, आप कुछ ऐड करना चाहें? सर, इसमें जैसा कि सर ने बताया, प्रारंभिक परीक्षा में जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेगमेंट है वहाँ से इम्पॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा में जो GS2 है, पॉलिटी गवर्नेंस, उस पेपर में है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ केस स्टडी भी बन सकते हैं इसको लेकर GS पेपर 4 में। और अभी जिन बच्चों का इंटरव्यू है उसमें भी जो ये मुद्दा है उससे संबंधित अलग अलग तरीके, उसके संवैधानिक प्रावधान से संबंधित वर्तमान जो चिंताएं हैं, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, क्या सुझाव दिया जा सकता है, इन सब के संदर्भ में एक प्रासंगिक टॉपिक है। और जो अगला प्रीलिम्स है 2026 का और मुख्य परीक्षा है, उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, हमने कोशिश की कि संवाद के इस एपिसोड के माध्यम से एसआईआर से रिलेटेड जो भी डायमेंशंस हैं, जो भी पहलू हैं, उनको एक सरल शब्दों में आप तक पहुंचा पाएं। इस एपिसोड को हमने कोशिश की है इस तरह से कवर करने की कि एक आम नागरिक के साथ साथ आप एक यूपीएससी छात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को समझें, सो दैट कि एक आपके साधारण जीवन में ही नहीं, एक यूपीएससी की आपकी तैयारी में भी ये वैल्यू ऐड कर पाए। संवाद का एपिसोड हर हफ्ते हम लोग अब लाएंगे। इसमें अगर आपका कोई सुझाव है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करना है, आप चाहते हैं कि हम लोग इस टॉपिक को लें, तो आप वह हमें कमेंट के माध्यम से हमें आप बता सकते हैं। और अगर वो टॉपिक रेलेवेंट है तो हम ज़रूर उसको लेंगे। मैं नेक्स्ट आइज की तरफ से अपने फैकल्टी मेंबर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपना टाइम निकाला इस एपिसोड के लिए, सो दैट हम आपके पढ़ाई में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर पाएँ इस माध्यम के द्वारा। तो संवाद के नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।